दुनिया के एक प्रसिद्ध फिजिशियन ने कहा था कि ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है वो एक मासेज की बीमारी है, लेकिन अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसके लिए दवाई नहीं, उसके लिए सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुखराम बिश्नोई, एक थोरेसिक सर्जन, और आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस का एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन के बारे में जो बहुत चैलेंजिंग है लेकिन पूरी तरह से ट्रीटेबल है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रीटेबल एम्पाइमा। अगर आपका या आपके किसी फैमिली मेंबर को कभी टीबी हुआ है और दवाई खत्म होने के बाद भी उसकी छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, या ऐसा लगता है कि आपका फेफड़ा जो है ट्रैप हो गया है या बंद हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए मददगार हो सकती है। बहुत से पेशेंट ये सोचते हैं कि उनका जो 6 महीने का एंटी टीबी मेडिकेशन का कोर्स खत्म हो गया है तो वो पूरी तरीके से ठीक हो गए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जंग उनकी प्लूरल कैविटी यानी कि फेफड़े और छाती के बीच का जो एरिया है वहां पे शुरू हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर पोस्ट टीबी एम्पाइमा क्या होता है, क्या एक सिंपल प्लूरल इफ्यूजन और एक सर्जिकल इमरजेंसी बन सकता है, किन सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ट्रीटमेंट में क्या नए एडवांसमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो नेगेटिव सक्शन जो डिवाइसेस होती है क्या वो हमारी रिकवरी में हेल्प कर सकती है या नहीं कर सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइएगा और नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आपको थोरेसिक या लंग की हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। पोस्ट टीबी एम्पाइमा को समझने के लिए पहले हमें चेस्ट की एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। आपके फेफड़े के चारों ओर एक डबल लेयर झिल्ली होती है, जो एक लेयर उसका फेफड़े के ऊपर होता है और दूसरा लेयर जो है हमारी छाती के ऊपर होता है। आप ये मानिएगा कि जैसे एक कमरा है तो अपनी छाती को कमरा मान लीजिएगा और फेफड़ा उसमें गुब्बारा है, तो एक लेयर जो है फेफड़े के ऊपर होती है और दूसरी लेयर छाती के ऊपर होती है। अब इसमें दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड होता है या लुब्रिकेंट होता है, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े के अंदर फ्रिक्शन नहीं होता है, घर्षण नहीं होता है और हम स्मूथली सांस का प्रोसेस ले पाते हैं। नॉर्मली अगर आपका बॉडी वेट 50 किलो है तो उसके अंदर 150 ml पानी बनता है, और जितना पानी बनता है एक सरफेस से उतना ही पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए ये प्रोसेस गॉड ने या भगवान ने हमारे लिए बिल्कुल परफेक्टली बना रखा है। अब जब टीबी होता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें से कोई एक लेयर इन्फेक्ट हो जाती है और उस इन्फेक्शन की वजह से ये लेयर या तो पानी पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है या ये पानी ज़्यादा छोड़ने लग जाती है, कि जो बैलेंस होता है वो बैलेंस छाती में इकट्ठा हो जाता है और उस बैलेंस को हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। इंडिया में क्योंकि टीबी का बर्डन बहुत हाई है तो स्टडी ये बताती है कि करीब 30% लोगों को जिनको प्लूरल इफ्यूजन होता है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब इस प्लूरल इफ्यूजन का जो टीबी की वजह से हुआ है उसका एक्चुअल में हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या है। जो नॉर्मली जो कैविटी के अंदर टीबी था और टीबी की वजह से पानी इन्फेक्ट हुआ है, अब इस इन्फेक्शन की वजह से स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है कि वो पानी गाढ़ा हो जाता है, कि इस प्रोसेस में वो इन्फेक्शन हुआ टीबी का और टीबी के इन्फेक्शन से ये पानी धीरे धीरे करके गाढ़ा मतलब लेयर्स में बदलना चालू हो जाता है। अब इसके अंदर पस पड़ जाती है और वही पस छाती के अंदर जमा होके हम इस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है एम्पाइमा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये पस और गाढ़ा होता जाएगा और ये लंग के चारों तरफ एक हार्ड फाइब्रस पील बनाएगा जिसको हम छिलका कहते हैं, और बिल्कुल ये ऐसी होती है जैसे अंडे के ऊपर जितने छिलके होते हैं उतनी हार्ड पील बन जाती है, और ये पील लंग को सांस लेने पर लंग को फूलने से रोक देती है। इसे हम कहते हैं ट्रैप्ड लंग, और ये और लंबे टाइम तक बना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि ये फेफड़ा जब पिचक जाता है तो छाती छोटी हो जाती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोथोरेक्स। अब ये एक जो नॉर्मल प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होके और यहाँ तक पहुँच गई कि छाती छोटी हो गई है, फेफड़ा फूल नहीं रहा है और हमें दिक्कत होने लग जाती है। यंग पेशेंट्स में यूजुअली ये प्रॉब्लम जो है वो इतनी सीवियर नहीं होती है, बट टाइम के साथ धीरे धीरे कुछ महीनों से कुछ सालों तक ये प्रॉब्लम एक तरीके से फेफड़े को पूरी खत्म कर देती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पोस्ट टीबी एम्पाइमा डेवलप कर रहे हैं या नहीं? इसके लिए सिम्टम्स जो होते हैं अक्सर हमें इस तरीके के आते हैं जैसे कि टीबी वापस आ गया है। अब इसका सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। पेशेंट को आमतौर पर लगातार हल्का बुखार आ रहा होता है, लो ग्रेड फीवर आ रहा है, जिसके साथ रात में आपको बहुत सारा पसीना आ रहा होगा और ठंड लगना बहुत कॉमन है इस बीमारी के अंदर। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो रही है तो ये भी हो सकता है कि ये
टीबी की दवाई के बावजूद भी आपका जो है वजन लगातार घट रहा है और आपको भूख नहीं लग रही है, ये सारे लक्षण जो है वो इसके अंदर हो सकते हैं। कुछ मरीजों को छाती के अंदर दर्द होता है, कुछ मरीजों को ऐसा लगता है कि उनका जो एक साइड का छाती जो है बिल्कुल दब गया है, सांस बिल्कुल ठीक से नहीं ले पा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि छाती अंदर धंस के बिल्कुल खत्म हो गई है और फेफड़े के अंदर हवा नहीं जा रही है। ये सारी चीजें हो सकता है, इनमें से सारे सिम्टम्स पेशेंट्स को हो या हो सकता है कि एक आध सिम्टम्स हो, लेकिन ये इनमें से कोई ना कोई सिम्टम्स आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको टीबी की हिस्ट्री रही है और आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप तुरंत किसी पल्मोनोलॉजिस्ट या थोरेसिक सर्जन से कंसल्ट करिए। अंडरलाइंग लंग का जो हमारा इश्यू है, अंडरलाइंग लंग टिश्यू को बचाने के लिए सही टाइम पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जब कोई पेशेंट इन लक्षण के साथ मेरी क्लिनिक में आता है तो हम डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एक पूरी होलिस्टिक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करते हैं। पहला स्टेप होता है एक सिंपल चेस्ट एक्सरे जो हमें दिखाता है कि चेस्ट में पानी भरा है या प्लूरल थिकनिंग है या नहीं है, जिसके अंदर हमें दिखेगा कि वाइट आउट है। लेकिन इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टिगेशन है वो है चेस्ट का CCT स्कैन, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट स्कैन, जो हमारे लिए एक रोड मैप देता है। एक सर्जन के तौर पर इसे हम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि प्लूरल पील थिकनिंग कितनी है, अंदर का लंग कितना हेल्दी है या कितना डैमेज हो चुका है और क्या कोई कॉम्प्लिकेशन जैसी सिचुएशन तो नहीं है जिसको हम ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला कहते हैं, जो कि लंग एयरवे को प्लूरल स्पेस के बीच में डेंजरस कम्युनिकेशन होता है। तो हम डायग्नोसिस बनने के बाद CT स्कैन की रिपोर्ट के बेसिस पे ये ट्राई करते हैं कि क्या अंदर सिर्फ पानी है या अंदर लेयर बन चुकी है। अगर पानी है तो इसको सबसे पहला काम करना चाहिए, इसको ड्रेन करना चाहिए। ड्रेन किससे करोगे, या तो आप निडल से करा सकते हो या फिर चेस्ट ट्यूब डाल कर सकते हैं। और उस फ्लूइड का एनालिसिस हम भेजते हैं, जिसको बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट के अंदर एक टेस्ट होता है कि ADA करके होता है और दूसरा जीन एक्सपर्ट और AFB का होता है। तो इन सब के लेवल के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये टीबी का इंडिकेटर है कि नहीं है, टीबी की टूवर्ड्स जा रहा है या किसी और की तरफ जा रहा है। हम इस फ्लूइड को कल्चर के लिए भी भेजते हैं और बाकी सारी चीज़ों के लिए भेजते हैं कि ये टीबी जो आ रहा है वो नॉर्मल टीबी है या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं है। अब सिचुएशन आती है ये उन पेशेंट्स में जहाँ पे फ्लूइड था। अब कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे क्रॉनिक केसेस इतने ज़्यादा हो गए कि अंदर का पानी सूख गया है और वहाँ पे सिर्फ एक पत्थर जैसा छिलका बच गया है जिसकी वजह से फेफड़ा नहीं फूल रहा है। और ये वाली सिचुएशन जो है वो हमारे भारत में अमूमन होती है कि पेशेंट लेट स्टेज पे ही हमारे पास पहुँचते हैं, जहाँ पे ये पानी पूरी तरीके से सूख चुका है और लेयर्स बन चुके हैं। एक लेयर फेफड़े के ऊपर बन चुकी है और दूसरी लेयर जो है वो छाती के ऊपर बन चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। अब अगर टीबी का ट्रीटमेंट आप ले चुके हो या टीबी का ट्रीटमेंट ऑनगोइंग है, लेकिन हमारे पास सिचुएशन ये है कि छाती के अंदर पानी है। एक बात याद रखिएगा, भगवान ने छाती सिर्फ और सिर्फ फेफड़े के लिए बनाई थी, ना हवा के लिए ना पानी के लिए। टीबी का इलाज टीबी का एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है, लेकिन जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है जैसे कि फेफड़ा पिचक गया है या फेफड़े के ऊपर लेयर बन गई है या छाती पिचक गई है, इसका इलाज मेडिकल थेरेपी नहीं है। इसका इलाज जो है वो आपको, ये एक टीबी की वजह से कॉम्प्लिकेशन है और जहां भी टीबी का कॉम्प्लिकेशन होता है वहां पे आपको सर्जन से सलाह लेनी है। अब चूंकि ये इतनी मोटी परत बन गई है, जो दवाइयां इस मोटी परत को भेद कर अंदर नहीं जा सकती और ना दवाइयां अंदर उसके ऊपर जाके अटैक। ऐसा समझ लीजिएगा कि ये जो टीबी की कैविटी बनी है, इसने एक बंकर बना लिया है और उस बंकर के अंदर आपका जो टीबी का मेडिसिन है वो नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आपको एक थोरेसिक सर्जन की जरूरत पड़ेगी जो आपकी ये हेल्प कर सकता है। अगर एम्पाइमा जल्दी पकड़ में आ जाए तो अर्ली स्टेज में ये हम कभी कभार चेस्ट ट्यूब डालने से ड्रेन हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको मेडिसिन से लंग नहीं फूला है तो ट्यूब डालनी है। अगर ट्यूब से लंग नहीं फूला है तो ट्रीटमेंट अपग्रेड करना है, क्योंकि अगर लंग नहीं फूला तो वो लंग आपका खराब हो जाएगा और खराब लंग का जो सिक्वेलाई है वो इवन अगर आपने सही टाइम पे इलाज नहीं कराया और लंग एक बार खत्म हो गया है तो लंबे टाइम के बाद आप सर्जरी भी कराओगे तब भी शायद हो सकता है कि फेफड़ा नॉर्मल कंडीशन में ना पहुंच पाए। अब हम आगे हैं कि सिचुएशन जहां हमें ट्यूब डालने के बाद भी अगर आपका फेफड़ा नहीं फूला है तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सर्जन की, जो आजकल ये एम्पाइमा का ऑपरेशन हमारे पास दूरबीन से होता है।
मेदांता में हम ये इलाज मोस्टली दूरबीन से करते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे एक ओपन थोरकोटोमी करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि एक बड़ा सा कट लगाया जाता था, आप अंदर जाते थे और सारा कुछ साफ करके वापस आ जाते थे। लेकिन आजकल ये डीकोर्टिकेशन दूरबीन की सर्जरी से होता है। इसके अंदर जो जितना मोटा जो एक लेयर बन गया है, छिलका बन गया है, जो फेफड़े के ऊपर है और जो छाती के अंदर है, दोनों साइड जमा हुआ है, इस लेयर को जैसे हम प्याज के ऊपर से छिलका उतारते हैं, उसी तरीके से लेयर बाय लेयर ये पूरा का पूरा फेफड़े के ऊपर जितनी लेयर्स होती है वो सारी लेयर निकाली जाती है, और वही लेयर जो छाती के ऊपर है, जिसने छाती को जकड़ के छोटा कर दिया है, उस पूरी कैविटी को साफ किया जाता है। अगर ये दोनों तरीके से पूरी तरीके से 360 डिग्री छाती के अंदर से पील निकाल के काट के बाहर कर देते हैं, तो उसके बाद फेफड़ा बिल्कुल फूल जाता है और छाती जो जकड़ गई है वो छाती धीरे धीरे करके नॉर्मल तरीके से आ जाती है। अब जबकि फेफड़ा फ्री हो चुका है, तो इसकी वजह से अब आप नॉर्मल तरीके से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। अब वैट्स क्या होता है? वैट्स किस से हमें फायदा ये है कि ये अभी का करंट एडवांस ट्रीटमेंट है या दूरबीन की सर्जरी है, जो आप छोटे छोटे छेद से छाती के अंदर जाके की होल से कैमरे से देख के आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट सर्जरी, जो पहले हम ओपन तरीके से करते थे, उसको कर सकते हैं। इससे दर्द कम होता है, निशान छोटे आते हैं, और ये जो हमारी ट्रेडिशनल ओपन थोरकोटोमी के मुकाबले रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और दूसरा चीज जो ये होता है, उसके अंदर हमें बैक टू जो नॉर्मल लाइफ है वो बहुत जल्दी होता है। ओपन थोरकोटोमी में बैक टू नॉर्मल लाइफ जाने में बहुत टाइम लगता है। डीकोर्टिकेशन क्योंकि हमारा फेफड़ा बहुत दिन तक पिचका हुआ रहता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही हम इस फेफड़े को फुलाने की कोशिश करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये फेफड़ा बहुत लंबे टाइम तक पड़े रहने की वजह से इतनी आसानी से फूलता नहीं है। अब उसको फुलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको फुलाने के लिए इवन हमने कंप्लीटली क्योंकि बहुत बारी हमारे पास पेशेंट आता है, 6 महीने बाद आता है, 4 महीने बाद आता है, 2 महीने बाद आता है, कभी 1 साल बाद आता है, तो फेफड़ा हमने लेयर पूरी हटा दी, लेकिन उसके बावजूद फेफड़े की कैपेसिटी उतनी नहीं होती, उसको टाइम चाहिए होता है। तो उस सिचुएशन में हम इसके लिए जो एक सिस्टम यूज करते हैं, जो एडवांस सिस्टम है, उसको हम कहते हैं मेडला या एटमॉस, जिसको डिजिटल नेगेटिव सिस्टम सक्शन सिस्टम कहते हैं, जिसको आप कैरी करके और वार्ड में घूम सकते हो। और ये सक्शन जो होता है वो बहुत पावरफुल सक्शन होता है, जिससे फेफड़े को खींच के और फुला के वो छाती तक चिपकाने में हेल्प करता है। ऑर्डिनरी फेफड़ा जिसको अगर मैं नॉर्मल सर्जरी करता तो शायद वो कभी पूरी तरीके से नहीं फूल पाता है, क्योंकि फेफड़े की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। ऐसे वाले जो फेफड़े हैं जिनको लंबे टाइम से जिनका प्रॉब्लम रहा है, उसको फुलाने के लिए हमारे पास एटमॉस और मेडला दोनों ही जो एडवांस कंपनीज है उनका नेगेटिव सक्शन होते हैं, जिसको हम लगा के और इनको धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते हैं, और उस प्रेशर से जब तक कि वो फेफड़ा छाती तक कंप्लीटली फूल के छाती के साथ चिपक नहीं जाए, तब तक उस सक्शन के जो प्रेशर है उसको हम बढ़ाते रहते हैं। इससे हमें 2 फायदे होते हैं, एक लंग फूल के पूरी तरीके से चिपक जाता है, और दूसरा कि लंबे टाइम तक एक साथ चिपके रहने से छाती और फेफड़े के साथ चिपक जाता है, तो उससे ये प्रॉब्लम जो दोबारा होने की पॉसिबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, और इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट लंग एक्सपेंशन अचीव कर पाते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है कि फेफड़े के अंदर से कभी कभार हवा का लीकेज आता है, तो वो भी इस तरीके से बेटर है कि हम इस चीज को नॉर्मली मैनेज करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करता हूं तो एम्पाइमा उस सिचुएशन को कहते हैं जहां पे छाती के अंदर पस पड़ गया है टीबी के बाद, और उसकी वजह से फेफड़े के ऊपर भी लेयर बन गई है और छाती के ऊपर भी लेयर बन गया है। इवन दवाई के बाद भी अगर आपका फेफड़ा नहीं फूल रहा है तो चेस्ट ट्यूब डालिएगा, और चेस्ट ट्यूब के बाद भी अगर नहीं फूल रहा है तो ये प्रॉब्लम ऐसी है जहां पे आपको सर्जन की जरूरत पड़ेगी। और आजकल मेदांता में ये सर्जरी जो है एम्पाइमा के लिए जो सर्जरी होती है उसका नाम डीकोर्टिकेशन है, और ये दूरबीन से या की होल से होती है, वैट्स डीकोर्टिकेशन से होती है। और सर्जरी के बाद नेगेटिव सक्शन इन पेशेंट्स में बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि लंग का कंप्लीट एक्सपेंशन हो और ये प्रॉब्लम हमें दोबारा ना आए, या हमें इसको प्रॉब्लम को जितना कम कर सकते हैं, या जो रिकवरी का जो हमारे पास नॉर्मल रेशियो है उसको अगर बढ़ाना है और इस प्रॉब्लम को दोबारा फेस नहीं करना है, तो उसके लिए नेगेटिव सक्शन बहुत जरूरी है, जिससे आप अपनी फेफड़े को कंप्लीटली फुला के और छाती से चिपका सकते हो। अब नेगेटिव सक्शन के फायदे हमें ये होते हैं कि इसके बाद हमें सक्शन 2 तरीके के होते हैं। नॉर्मली एक जो होता है वॉल सक्शन होता है, जिससे पेशेंट को वहीं बैठे रहना होता है, मोबिलाइज नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास जो एडवांस सिस्टम है उसके हिसाब से ये सक्शन पोर्टेबल होते हैं, आप चल फिर सकते हो, उस डिब्बे जो स्मार्ट मशीन होती है उसको लेके कहीं भी घूम सकते हो, और वो बहुत पावरफुल होती है, जिसकी वजह से हम फेफड़े का कंप्लीट
एक्सपेंशन अचीव कर सकते हैं। सो फास्ट रिकवरी, बेटर रिकवरी जो है वो मिनिमली इन्वेजिव एंड कंप्लीटली प्रिसाइज टारगेटेड थेरेपी से ही हो सकती है। पोस्ट ट्यूबरकुलर एम्पाइमा एक सीरियस कंडीशन जरूर है, लेकिन मैं आपको एक उम्मीद का मैसेज देना चाहता हूं। सही टाइम पर डायग्नोसिस, वैस्ट डिकोर्टिकेशन जैसी एक्सपर्ट सर्जिकल इंटरवेंशन और डिजिटल नेगेटिव सक्शन के साथ मॉडर्न पोस्ट ऑपरेटिव केयर से पेशेंट अपने लंग फंक्शन को वापस पा सकते हैं और एक बिल्कुल नॉर्मल एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और अपने सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों का जवाब दे सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।